सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि देश में 35% से ज्यादा लोग आज मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए क्यों नहीं आए और इतनी कम वोटिंग का मतलब क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, वोटिंग बहुत कम रही है और बड़ी संख्या में वोटर्स वोट डालने के लिए गए ही नहीं। आज शाम 7 बजे तक पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर 63.2% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार इन्हीं सीटों पर 70.9% की वोटिंग हुई थी। यानी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 7.7% वोटिंग कम हुई है। और ये जो आंकड़ा है, ये जो गैप है पिछली बार में और इस बार में, बहुत बड़ा गैप ये माना जाएगा, बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि इस बार वोटर्स में उत्साह की कमी है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सच्चाई यह है कि पहले चरण में 16 करोड़ 64 लाख वोटर्स में से लगभग 6 करोड़ लोगों ने आज के चुनाव में अपना वोट डाला ही नहीं। 6 करोड़ 12 लाख लोग ऐसे थे जो वोट डालने के लिए नहीं गए। लोकसभा चुनाव में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब पहले चरण के किसी भी बड़े राज्य में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। पहले से कम ही हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में 77.5%, दूसरे नंबर पर असम 71.5%, 65% जम्मू कश्मीर में, 63.5% मध्य प्रदेश में, 63.3% तमिलनाडु में, 53.7% उत्तराखंड में, 57.9% उत्तर प्रदेश में और बिहार में सिर्फ 47.7% वोटिंग हुई है। सोचिए, बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको पहले ही बता दें, ये आंकड़े शाम 7 बजे तक के हैं, जिनमें बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन बदलाव होगा जरूर। इसलिए पहले बता दूं आपको, ये शाम 7 बजे तक के आंकड़े हैं और हो सकता है इसमें एक बार और बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए विश्लेषण करने के लिए आंकड़े काफी हैं और ये आंकड़े हैरान करते हैं। वर्ष 2019 की तुलना में तमिलनाडु में 10.4% वोटिंग कम हुई है। सोचिए, 10% वोटिंग कम होना बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में 8.7% वोटिंग इस बार कम हुई है। महाराष्ट्र में 9.3% कम वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 7.1% वोटिंग कम हुई है। राजस्थान में 11.5% कम वोटिंग हुई है। बिहार में 5.9% कम वोटिंग हुई है और पश्चिम बंगाल में भी 7.2% वोटिंग कम हुई है। और जो छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां तो 15 से 25% तक इस बार कम वोटिंग हुई है। मणिपुर और सिक्किम में 13%, अरुणाचल प्रदेश में 16.5%, लक्षद्वीप में 26%, नागालैंड में 26% और असम में इस बार 6.8% वोटिंग पहले के मुकाबले कम हुई है। यानी पूरे देश में ही वोटिंग कम हुई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, उन सभी राज्यों में 30 से 40% लोगों ने आज वोट डाला ही नहीं। इसके अलावा पिछली बार बीजेपी को जिन 40 सीटों पर जीत मिली थी, उन सभी 40 सीटों पर औसतन 9% की वोटिंग कम हुई है, जबकि 15 सीटों पर 10% से भी कम वोटिंग हुई है, जिनमें 7 सीटें राजस्थान में हैं, 3 सीटें मध्य प्रदेश में, 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश में और 1 सीट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो क्या ये जो शांति है, जैसा मैंने शुरू में ही आपको कहा, ये एक साइलेंट इलेक्शन है। और ये शांति क्या कहती है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? अब ये तूफान किस तरफ जाएगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये तूफान से पहले की शांति है? इसी तरह जिन 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी, उन सीटों पर भी औसतन लगभग 8% वोटिंग कम हुई है और इनमें भी 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर 10% से कम मतदान हुआ और कम मतदान वाली ये सारी सीटें तमिलनाडु की हैं। इसके अलावा इस बार वोटिंग में उत्तर भारत सबसे पीछे रहा है।
यानी यह बीजेपी के लिए बुरी खबर मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन दक्षिण भारत में पिछली बार के मुकाबले सबसे कम वोटिंग हुई है, यानी दक्षिण भारत भी बचा नहीं। उत्तर भारत की 25 सीटों पर 58.6% वोटिंग हुई, जो पिछली बार के मुकाबले 6.9% कम है। दक्षिण भारत की 41 सीटों पर 64.9% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से 14.8% कम है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की 19 सीटों पर 67.4% वोटिंग हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 10.2% कम है। और पश्चिमी भारत की 17 सीटों पर 53.9% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 10.4% कम है। भारत का कोई भी हिस्सा देख लीजिए, हर हिस्से में, हर राज्य में ज्यादातर सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है, जो यह बताता है कि इस बार वोटर्स में उत्साह की कमी है। अगर इन आंकड़ों को हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो 5 बड़ी बातों के बारे में हम आपको आज बता सकते हैं। इसलिए अब यह जो विश्लेषण है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो चुप्पी है, ये जो साइलेंस है, ये शांति है, ये क्या कहती है। तो सबसे पहली बात यह है कि यह एक साइलेंट चुनाव है, जिसमें ना तो किसी के पक्ष में कोई लहर है और ना ही किसी के विरोध में कोई लहर दिखाई दे रही है। इसलिए पहला बड़ा पॉइंट तो यह है कि यह उत्साहहीन चुनाव है। और भारत में मुझे याद नहीं इससे पहले कब इतना उत्साहहीन चुनाव हुआ था। हालांकि सोचिए, यह भी कितना बड़ा विरोधाभास है कि मीडिया, सोशल मीडिया पर जो अलग अलग हैंडल्स हैं, वहां राजनीतिक पार्टियों के जो आईटी सेल हैं, वो चुनाव प्रचार की राजनीति से भरे पड़े हैं। और एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिससे यह लगता है कि पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया की नजर इसी चुनाव पर पड़ी हुई है। और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल हो। इतना जोश है इस चुनाव को लेकर। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको ऐसा ही माहौल दिखाई देगा जैसे ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल है और इसमें भारत खेल रहा है, ऐसा जोश। मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, न्यूज चैनल्स पर भी, तो न्यूज चैनल्स भी चुनाव प्रचार से भरे पड़े हैं। दिन रात चुनाव की बातें हो रही हैं और देश में ऐसा लगता है कि इस समय इस चुनाव से बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं, जो कि सही भी है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। लेकिन विरोधाभास देखिए, सोशल मीडिया पर तूफानी कवरेज हो रही है, लेकिन देश की जनता इसके ठीक उलट बिल्कुल शांत बैठी है और लोग इन चुनावों में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि एक लेसन है, वो ये है कि सोशल मीडिया जो बता रहा है और ग्राउंड पर जो दिख रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सोशल मीडिया पर तो इतना जोर है, तूफान है इस चुनाव का, आपको ऐसा लगेगा जैसे इससे बड़ा और इससे जोशीला चुनाव भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे तो बिल्कुल शांति है, कोई उत्साह ही नहीं है। इसलिए पहली बात तो आपको यह याद रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया आपको आजकल जो बता रहा है, जरूरी नहीं कि वही सच हो, बल्कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। दूसरा, इस बार के चुनाव में, इस बार का जो चुनाव है वो वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। तो अब यह जानिए कि इस बार के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में क्या बदला है। याद कीजिए, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बदलाव का चेहरा बनकर आए थे। तब देश की जनता को बदलाव चाहिए था। उस चुनाव में जोश था क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। और आप याद कर लीजिए, उस समय तूफान था और वो तूफान चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले नजर आता था, जमीन पर नजर आता था वो। फिर 2019 आया। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं का एक नया चेहरा बने। और 2014 में लोग चाहते थे कि हमारा नायक, हमारा हीरो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2019 में लोगों को ऐसा लगा कि हमारा नायक और हमारा हीरो प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन विपक्ष उसे ठीक से काम नहीं करने दे रहा, विपक्ष उसके पीछे पड़ा है। एक सहानुभूति उस नायक के प्रति 2019 में थी और इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि इस बार हम अपने नायक को और अपने हीरो को ऐसी मेजॉरिटी देंगे कि वो अब अपने फैसले खुद ले सके, उसे किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े। और 2019 में लोगों ने यही किया। लेकिन एक और बहुत बड़ा अंतर है और वो ये है कि पिछले बार 2019 के चुनाव से ठीक पहले
पुलवामा का हमला हुआ था और पुलवामा के इस हमले ने देश के वोटर्स को जगा दिया था। देश के वोटर्स को उसने एक, आप ये कह लीजिए कि उनकी नींद से उठा दिया था और पुलवामा का जो हमला था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना देश के वोटर्स को जगाने में, उनके अंदर जागृति लाने में, और उन्हें लगा कि देश की सुरक्षा के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और देश को सुरक्षित अगर कोई रख सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। तो 2019 की कहानी ये थी। इस बार राम मंदिर ने भी वही काम किया, पूरे देश के लोगों को जागृत करने का, उन्हें इमोशनल बनाने का और इस जागृति को पैदा करने का। लेकिन राम मंदिर का जो जोश था वो समय से पहले ही अपने चरम पर चढ़कर उतर गया। अगर ये चुनाव राम मंदिर बनने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते तो शायद बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा होता। अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो सरकार के हाथ में भी नहीं था कि कब करना है और कब नहीं करना है। लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, अगर उसके 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर यह चुनाव हो जाता तो शायद बीजेपी को बहुत फायदा होता। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में और पहले चरण के चुनाव में जो अंतराल है समय का वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया और जो वोटर्स हैं उनका जोश धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि चुनाव अगर थोड़ा पहले हो जाता तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता, लेकिन राम मंदिर की जो पीक थी वो पहले ही उतर गई। तीसरी बड़ी बात, वोटर्स की उदासीनता का एक मतलब यह भी हो सकता है कि मोदी अब लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। मतलब मोदी इज द न्यू नॉर्मल और लोगों को मोदी की आदत हो चुकी है और शायद उन्होंने यह मान लिया है कि आएगा तो मोदी ही, यानी मोदी इज द न्यू नॉर्मल लोग मान चुके हैं। लोगों ने अपने जीवन में और भारत के राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी को अब सहर्ष स्वीकार कर लिया है और उन्होंने ये सोचा है कि अब इसमें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, आएंगे तो मोदी ही, इसलिए चुपचाप बैठो और जिसको समय मिले वो वोट डाल के आ जाए, क्योंकि कोई लहर नहीं है। चौथा, अगर लोग बदलाव चाहते, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर उदासीनता है तो इसका मतलब यह है कि लोग शायद बीजेपी को नहीं चाहते। तो अगर बीजेपी को नहीं चाहते, अगर वो बीजेपी से नाराज हैं, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव नहीं जितवाना चाहते, वो चाहते हैं कि अगली बार कोई बदलाव हो, तो बदलाव के पक्ष में भी तो कोई उत्साह दिखना चाहिए। अब समस्या यह है कि बीजेपी यानी सरकार के पक्ष में भी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, ना तो सरकार के पक्ष में, ना बीजेपी के पक्ष में कोई लहर है और ना ही विपक्ष के लिए कोई उत्साह या लहर दिखाई दे रही है। तो अगर हम यह भी मान लें कि ये जो उदासीनता है ये विपक्ष के लिए अच्छा एक साइन है, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि विपक्ष के प्रति भी ना तो कोई उत्साह दिख रहा है और ना कोई लहर दिख रही है। और अनुभवी नेता बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे नेता जिन्होंने 8-8, 10-10 चुनाव लड़े हैं पहले लोकसभा के, आज वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का चुनाव इससे पहले कभी नहीं देखा और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चुनाव है। और कंफ्यूजिंग इसलिए है कि ये जो शांति है, जो साइलेंस है, ये वोटर्स की जो उदासीनता है, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। ये उदासीनता क्या कहती है? लोग वोट डालने के लिए जा क्यों नहीं रहे? वो चाहते क्या हैं? वो मोदी को चाहते हैं या वो मोदी को नहीं चाहते हैं? वो विपक्ष को चाहते हैं? वो किसी को जिताने के लिए बाहर निकलेंगे या किसी को हराने के लिए बाहर निकलेंगे? लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहे। इससे क्या मतलब लगाया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ा ही साइलेंट चुनाव रहा है और हो सकता है कि ये तूफान से पहले की शांति हो। अब वो तूफान क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है।